नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। भाजपा प्रत्याशियों के नाम पर मंथन जारी है। चुनाव के मद्देनजर भाजपा प्रत्याशियों के नाम पर मंथन जारी है और आज दिन में सीईसी की बैठक होने जा रही है। 25 जनवरी यानी आज केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होने जा रही है और इस बैठक के बाद प्रत्याशियों के नामों का ऐलान हो सकता है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त दिल्ली से। सीईसी की अहम बैठक आज होने जा रही है और विधानसभा चुनाव के मद्देनजर काफी अहम बैठक इसे माना जा रहा है, क्योंकि आज इस बैठक के बाद ही भाजपा प्रत्याशियों के नाम का ऐलान हो सकता है। भाजपा प्रत्याशियों के मद्देनजर ये काफी अहम बैठक है और आज दिन में सीईसी की इस बैठक की शुरुआत होने जा रही है। 25 जनवरी यानी कि आज केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है और इस बैठक में प्रत्याशियों के नामों पर मंथन होगा। चर्चा होगी कि कौन कौन से उम्मीदवार ऐसे होंगे जिन्हें चुनावी मैदान में उतारा जाएगा, पार्टी का दायित्व कंधे पर सौंपा जाएगा, रणनीति बनाई जाएगी और फिर इसके बाद संभावना है कि आज इस बैठक के बाद जो औपचारिक सूची है बीजेपी की तरफ से प्रत्याशियों की, वो भी सामने आ सकती है। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आज केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होने जा रही है। दिन में इस बैठक की शुरुआत होगी, दोपहर में बताया जा रहा है इस बैठक की शुरुआत होगी और इस बैठक के बाद प्रत्याशियों के नामों का ऐलान भी हो सकता है। बीजेपी औपचारिक तरीके से आज अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर सकती है। अपने पत्ते आज भाजपा खोल सकती है सीईसी की इस बैठक के बाद। बढ़ते हैं आगे। देश भर में कोरोना के रोजाना लाखों मामले सामने आ रहे हैं, जिस पर काबू पाने के लिए सरकार की तरफ से लगातार कोशिशें की जा रही हैं, जिसको लेकर आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया 9 राज्यों के साथ कोरोना के मामलों पर बैठक करेंगे। बैठक शुरू होगी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए और 9 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ स्वास्थ्य मंत्री, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की चर्चा होगी और बैठक में कोरोना के मौजूदा हालात और संक्रमण की रोकथाम पर चर्चा की जाएगी। इस बैठक में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, लद्दाख, यूपी और चंडीगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री शामिल रहेंगे। वहीं स्वास्थ्य मंत्री मुख्य सचिवों के साथ भी बैठक करेंगे। पूरे देश में क्या कुछ संक्रमण दर चल रही है, कितने केसेस लगातार सामने आ रहे हैं राज्यों में, इस पर भी मंथन होगा। साथ ही क्या कुछ तैयारियां राज्यों की तरफ से की गई है इस आपदा से निपटने के लिए, इस पैंडेमिक से निपटने के लिए, उस पर भी मंथन होगा। 9 राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया की वर्चुअल बैठक होने जा रही है। संक्रमण की रोकथाम पर इस बैठक में चर्चा होगी। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर यह बैठक काफी अहम मानी जा रही है। और इस खबर पर हमारे 2 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिल्ली से स्पर्श शर्मा है, वहीं लखनऊ से अनूप कुमार सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। अनूप, सबसे पहले आपका रुख करूंगा। जिस तरह से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री आज बैठक लेने जा रहे हैं, निश्चित तौर पर जिक्र उत्तर प्रदेश का भी होगा, लखनऊ का भी होगा, यहां पर भी केसेस बढ़े हैं। ऐसे में वर्तमान यदि हम हालात की बात करें तो कितने एक्टिव केसेस अभी तक प्रदेश में हैं और क्या जो स्वास्थ्य अमला है वो पूरी तरह से मुस्तैद है? इस बैठक में क्या कुछ जानकारी और दी जा सकती है? उत्तर प्रदेश समेत सभी राज्यों में करीब जिस तरीके से कोरोना संक्रमण या फिर ओमिक्रॉन के मामले लगातार बढ़ रहे थे, उत्तर प्रदेश में भी लगातार चाहे स्वास्थ्य विभाग की टीम हो या फिर उत्तर प्रदेश सरकार लगातार मॉनिटरिंग कर रही थी। अब टेस्टिंग की जो सुविधा चल रही है, लगातार जो टीम है घर घर जाकर के वो टेस्ट कर रही है कि कोरोना ओमिक्रॉन के मरीज लगातार उनके संपर्क में उनकी जांच की जाए और उनको क्वारंटाइन करके उनको ठीक किया जाए। हालांकि 13 दिन बाद आज उत्तर प्रदेश में 2000 से कम आंकड़े पहुंचे हैं। करीब 13 दिन से 2000 के ऊपर जो कोरोना संक्रमित लखनऊ के अंदर जो पेशेंट आ रहे थे, अब आज लखनऊ की अगर बात करें तो 2000 के नीचे 1700 कुछ मामले आए हैं। उत्तर प्रदेश में हालांकि 1 लाख से नीचे आंकड़े हैं। लगातार स्वास्थ्य विभाग टीम वर्क कर रही है, लेकिन यह है बहुत ही चिंताजनक इसको कह सकते हैं, क्योंकि कभी कभी मौत का आंकड़ा भी बढ़ जाता है। तो ऐसे में चुनाव चूंकि नजदीक हैं, ऐसे में हालांकि आयोग ने रैलियों पे रोक लगा रखी है, लेकिन फिलहाल जिस तरीके से बाजारों में भीड़ इकट्ठा होती है, लोग कोरोना कायदे कानून का पालन नहीं करते हैं। जिस तरीके से आमतौर से जो बाजारें हैं या फिर जो कोरोना कायदे कानून जो है, रात में जिस तरीके से कोरोना कर्फ्यू चल रहा है उसमें भी कहीं ना कहीं हवा हवाई है। रात में लोग भारी संख्या में निकल रहे हैं, लेकिन इस तरीके से कहीं ना कहीं अपने को भी ध्यान देने की जरूरत है कि कोरोना कायदे कानून को पालन करें। और जिस तरीके से गति से एकदम से देश में उछाल आया था कोरोना संक्रमण को लेकर के, हालांकि अब भारी गिरावट देखने को मिली है। अब देखना यह होगा स्वास्थ्य विभाग किस तरीके से जो बैठक करेगा
आज जो बैठक होने वाली है उसमें खासकर कोरोना पेशेंट को लेकर के और वैक्सीनेशन को लेकर के महत्वपूर्ण बातें उसमें ध्यान दी जाएंगी कि किस तरीके से वैक्सीनेशन की हो रही है, क्या लक्ष्य रखा गया है, उसको हम लोग पा रहे हैं या अभी बहुत सारे लोग हों जो वैक्सीन नहीं लगवाना चाहते हैं, उनको लेकर जिला प्रशासन कितना मुस्तैद है, या फिर जिस तरीके से आने वाले चुनाव के पहले पहले किस तरीके से वैक्सीन लगवा दी जाए, वैक्सीन की कमी तो नहीं है। इस सब तमाम चीजों पर आज जो चाहे चंडीगढ़ की बात करें, हिमाचल की बात करें, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, लद्दाख समेत सभी 9 राज्य ऐसे हैं और केंद्र शासित राज्य हैं, उनसे आज सीधे संवाद होगा और पूरे उत्तर प्रदेशों बिल्कुल अनूप सही कहा कि संवाद होगा और देखना होगा कि किस तरह से जो तमाम व्यवस्थाओं का ब्यौरा है वो स्वास्थ्य विभाग दे पाता है और किस तरह के जो आंकड़े हैं वो बढ़े हैं। इससे भी ये साफ है कि कहीं ना कहीं अभी भी मुस्तैदी की जरूरत है। और इस वक्त हमारे एक और सहयोगी अजीत काम्बोज भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं देहरादून से, लेकिन उसके पहले हम रुक कर लेते हैं दिल्ली का। स्पर्श शर्मा हमारे सहयोगी जुड़े हैं। स्पर्श केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री समय समय पर तमाम राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक करते रहे हैं और आज ये बैठक ऐसे समय में होने जा रही है जब बीते 24 घंटे की यदि हम आंकड़े देखें तो 50,000 मरीज कम मिले हैं, संक्रमण दर कम हुआ है, लेकिन फिर भी अभी रियायतें सभी तरफ नहीं बरती जा रही हैं और कहीं ना कहीं बेपरवाह होने की भी बिल्कुल जरूरत नहीं है। ऐसे में क्या कुछ और अहम दिशा निर्देश आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से तमाम राज्यों को दिए जा सकते हैं? जी, स्पर्श की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही, उनसे फिर से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। स्पर्श और अजीत काम्बोज का रुख करेंगे, हमारे सहयोगी देहरादून से जुड़े हैं। अजीत, यदि हम देहरादून की बात करें तो यहां पर अभी संक्रमितों का आंकड़ा बीते 24 घंटे में कितना आया है और जो वैक्सीनेशन की ड्राइव है वो किस तरह से देहरादून में चल रही है? क्या आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की इस बैठक में संतुष्टिप्रद जवाब स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मिल सकता है? बिल्कुल, अगर उत्तराखंड की बात की जाए तो उत्तराखंड के पिछले 24 घंटे के आंकड़ों पर नजर डालें तो 3064 कोविड पॉजिटिव पेशेंट यहां पर निकलकर सामने आए और 11 लोगों की यहां पर मौत हुई है। और पिछले दिनों की अगर बात की जाए तो पिछले दिनों 4900 से ज्यादा केस आए थे। तो साफ है कि कोविड पॉजिटिव केसेस का आंकड़ा गिरा जरूर है, लेकिन जो स्वास्थ्य महकमा है वो लगातार गंभीरता से यहाँ पर काम कर रहा है। उत्तराखंड में प्रवेश से पहले सभी की टेस्टिंग यहाँ पर कंपलसरी की गई है। साथ ही प्रदेश के भीतर भी जगह जगह रैंडम चेकिंग या रैंडम सैंपलिंग यहाँ पर व्यवस्था बनाने का काम स्वास्थ्य विभाग की तरफ से किया गया है। और टीकाकरण को लेकर अगर यहाँ पर ड्राइव की बात की जाए तो सीधे तौर पर यहाँ पर गंभीरता से इसको लेकर काम किया जा रहा है। घर घर जाकर भी यहाँ पर वैक्सीनेशन की एक व्यवस्था की गई है। अगर कोई नहीं आ पा रहा है या कोई बुजुर्ग है तो उन तमाम व्यवस्थाओं को लेकर यहाँ पर काम किया जा रहा है। स्वास्थ्य महकमा सीधे तौर पर चाहता है कि चुनाव को देखते हुए या चुनाव से पहले भी जो भी कोविड टीकाकरण की व्यवस्था है वो पूरी कर ली जाए। और इसके अलावा जो बूस्टर डोज देने का यहाँ पर कार्यक्रम है वो भी लगातार यहाँ पर किया जा रहा है, चाहे फिर फ्रंटलाइन के जो कर्मचारी हैं उनकी बात हो या फिर जो मतदान की प्रक्रिया में लगे हुए कर्मचारी हैं उनकी बात हो। तो स्वास्थ्य महकमा लगातार गंभीरता से यहाँ पर काम कर रहा है। और आज की अगर बात की जाए जो बड़े स्तर की बैठक होने जा रही है तो उम्मीद है कि उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग भी तमाम उन पक्षों को यहाँ पर रखने का काम करेगा जो अभी तक वो करता हुआ आया है। और साफ है कि कोविड का जो भी संक्रमण यहाँ पर बढ़ा है उसके चलते जो तमाम कोविड प्रोटोकॉल्स के यहाँ पर प्रभावी किया गया है उसका कितना असर पड़ा है, कितने लोगों को यहाँ पर जागरूक किया गया है या किस तरह से यहाँ पर गंभीरता से काम कर रही है उत्तराखंड गवर्नमेंट, तो तमाम व्यवस्थाओं को सामने रखने का काम आज किया जाएगा। बिल्कुल, और देखना होगा इससे कितनी संतुष्टि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को मिलती है कि तमाम जो तैयारियां की गई हैं उत्तराखंड में क्या वो अभी लाजमी है या फिर और ज्यादा यहां पर करने की जरूरत देखने को मालूम होती है। अजीत, आप जुड़े रहेंगे हमारे साथ, हम रुक कर लेंगे। दिल्ली का हमारे सहयोगी स्पर्श शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जिस पर जानकारी दें कि क्या आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री किसी अहम तरह के दिशा निर्देश भी जारी कर सकते हैं तमाम 9 राज्यों को? के साथ ये बैठक होने वाली है। खासतौर पर अगर हम देखें तो कोरोना की किस तरह की स्थिति जो है इन प्रदेशों में देखने को मिल रही है, वैक्सीनेशन की किस तरह की स्थिति जो है इन प्रदेशों में है, किस तरीके से प्रोग्रेस वैक्सीनेशन को हो रहा है और उसके साथ साथ केंद्र सरकार और राज्य सरकारें किस तरीके से साथ मिलकर जो कोरोना की स्थिति है उस पर लगाम लगाई जा सकती है, उसको लेकर जो है आज की बैठक में चर्चा करती हुई नजर आएंगी। राज्य सरकारें किस तरीके से केंद्र सरकार का सहयोग जो है ले सकती है, केंद्र सरकार किस तरीके से राज्य सरकारों को जो अलग अलग जो चीजें होती है, चाहे वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर हो उसकी बात करें, ऑक्सीजन की बात करें, वैक्सीनेशन की बात करें, उसमें किस तरीके से सहयोग दे सकती है, इसी को लेकर आज ये रिव्यू बैठक जो है अब से कुछ ही देर बाद जो है शुरू होती हुई नजर आएगी। ऐसे में इस बैठक की बात करें तो आज खासतौर पर जो उत्तर भारत के 9 राज्य हैं
और जो केंद्र शासित प्रदेश है वो इसमें शामिल होते हुए नजर आएंगे। जी बिल्कुल, अब देखना होगा कि इस बैठक के बाद किस तरह के अहम दिशा निर्देश केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से जारी किए जाते हैं। फिलहाल बैठक काफी अहम मानी जा रही है और माना यह भी जा रहा है कि तमाम जो राज्य हैं वो इस बैठक में ही अपनी तमाम तैयारियों का एक समीकरण पेश करेंगे, ब्यौरा देंगे। आप सभी सहयोगियों को बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए इस खबर पर। बढ़ते हैं आगे। समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए 159 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। अखिलेश यादव की मंजूरी मिलने के बाद जारी की गई इस लिस्ट में पहले दूसरे चरण समेत अन्य चरणों के उम्मीदवारों के नाम फाइनल हो गए हैं। समाजवादी पार्टी की 159 उम्मीदवारों की नई लिस्ट में अखिलेश यादव का नाम सबसे पहले है। लिस्ट के अनुसार अखिलेश यादव मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे, तो वहीं शामली जिले की कैराना विधानसभा सीट ने नाहिद हसन को उम्मीदवार बनाया है। बरामपुर विधानसभा सीट से आजम खान को उम्मीदवार घोषित किया गया है। इसके अलावा लिस्ट में 159 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। दरअसल दोनों ही पार्टियां उन्हें अपनी पार्टी का चेहरा बनाकर चुनाव लड़ाना चाहती थीं। इसके लिए दोनों पार्टियों में उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाने की होड़ मची हुई है। कांग्रेस ने उन्हें कल्याणपुर से पार्टी का चेहरा बनाने का आश्वासन दिया था। इसी बीच सोमवार को सपा के पूर्व नगर महामंत्री वरुण मिश्रा के कमला नगर स्थित कार्यालय में गायत्री तिवारी को बुलाया गया, जहां समाजवादी पार्टी नेता मेजर आशीष यह पहला काम तो हमारी बिटिया का है, हम इसमें से। और अखिलेश सिंह जी अगर चाहेंगे भैया तो हम चुनाव भी लड़ेंगे। और हमको एक साथ में मेजर साहब इन्होंने ही हमें बुलाया, आश्वासन दिया कि अगर मेरी सरकार बनती है तो 1 महीने के अंदर हम आपकी बेटी को रिहा कराएंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य सोमवार को भी कोर्ट में हाजिर नहीं हुए। मध्य प्रदेश एमएलए कोर्ट से गिरफ्तारी वारंट स्थगित होने के कारण पूर्व मंत्री के हाजिर न होने से सुनवाई 4 फरवरी तक के लिए टल गई। लखनऊ में बसपा की एक जनसभा में साल 2014 में पार्टी के महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने गौरी गणेश पर अभद्र टिप्पणी कर शादी ब्याह में उनका पूजन नहीं करने का आह्वान किया था। अधिवक्ता अनिल तिवारी ने इसी मामले में भारतीय दंड की धारा 295A के तहत कोर्ट में परिवाद दायर किया, जिसमें कोर्ट ने साल 2016 में उन्हें विचारण के लिए तलब किया। इस आदेश को स्वामी प्रसाद मौर्य ने हाईकोर्ट में चुनौती दी, जिस पर लखनऊ बेंच ने उनकी हाजिरी पर रोक लगा दी थी। उन्नाव की एक महिला ने पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के काफिले के सामने आत्मदाह का प्रयास करने की कोशिश की। उसने सपा सरकार में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री रहे फतेह बहादुर सिंह के बेटे पर अपनी बेटी को अगवा करने का आरोप लगाया है। वहां मौजूद एसीपी हजरतगंज की टीम ने तुरंत उसे पकड़ लिया, जिससे वो ऐसा नहीं कर सके। उसने आरोप लगाया कि उन्नाव की सदर कोतवाली की पुलिस आरोपियों के खिलाफ दबाव में कार्रवाई नहीं कर रही। इस वजह से ही उसकी बेटी का 50 दिन बाद भी कुछ पता नहीं चला है। एसीपी हजरतगंज की सूचना पर महिला को उन्नाव पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया। उन्नाव स्थित कांचीराम कॉलोनी में रहने वाले मुकेश की पत्नी रीता देवी ने पिछले महीने 8 दिसंबर को सपा कार्यालय में शिकायती पत्र दिया था। जनपद उन्नाव के थाना कोतवाली में 22 वर्षीय युवती के अपहरण के संबंध में अभियोग पंजीकृत किया गया है। इस मामले में संदेही आरोपी को हिरासत में लेकर के पूछताछ की जा रही है। अपहृता की सकुशल बरामदगी हेतु 2 टीमें लगाई गई हैं। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, आज शाम 5 बजे कांग्रेस सीईसी की मीटिंग होने जा रही है। उत्तर प्रदेश की 100 सीटों पर सीईसी की वर्चुअल बैठक होगी। वर्चुअल बैठक में शामिल होंगे कई कांग्रेसी नेता। वर्चुअल बैठक होने जा रही है सीईसी की। आपको बता दें, आज शाम 5 बजे का वक्त निर्धारित किया गया है इस वर्चुअल बैठक में, जिसमें कई बड़े नेता शामिल होंगे कांग्रेस के। बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, आज शाम 5 बजे कांग्रेस सीईसी की बैठक होने जा रही है। कांग्रेस सीईसी की मीटिंग वर्चुअली होगी और इसमें यूपी की 100 सीटों पर चर्चा होगी। उत्तर प्रदेश की बैठक होने जा रही है। कांग्रेस सीईसी की मीटिंग वर्चुअली होगी और इसमें यूपी की 100 सीटों पर
चर्चा होगी। उत्तर प्रदेश की 100 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों को लेकर इस बैठक में मंथन होगा। काफी अहम ये बैठक मानी जा रही है विधानसभा चुनाव के लिहाज से, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश की 100 सीटें ऐसी है जिस पर कांग्रेस इसमें आज मंथन करने जा रही है और शाम 5 बजे का वक्त तय किया गया है सीईसी की इस वर्चुअल बैठक के लिए, जिसमें कांग्रेस के कई बड़े नेता भी शामिल होंगे। यूपी विधानसभा चुनाव में प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव जसवंत नगर सीट से चुनावी मैदान में उतरने जा रहे हैं। उन्होंने ट्वीट करके जसवंत नगर सीट से पर्चा भरने की तारीख और समय का ऐलान कर दिया है। सपा से गठबंधन के बाद अखिलेश यादव ने चाचा शिवपाल सिंह यादव को जसवंत नगर सीट से चुनाव लड़ने के लिए प्रारूप भी सौंपा था। हालांकि इस सीट पर राजनीतिक गलियारों में एक कयास और थे कि शिवपाल जसवंत नगर विधानसभा सीट से बेटे आदित्य यादव के लिए इसे छोड़ सकते हैं, लेकिन अखिलेश यादव ने चाचा को इस सीट से प्रारूप बी सौंपने के बाद सभी अटकलों पर विराम लगा दिया था। समाजवादी पार्टी के गढ़ इटावा की जसवंत नगर विधानसभा सीट मुलायम सिंह के परिवार के लिए हमेशा से खास रही है। इस सीट पर शिवपाल यादव 1996 से लगातार जीत हासिल करते आ रहे हैं। वो अब तक 5 बार विधायक रह चुके हैं। वहीं सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव भी इस सीट से 7 बार विधायक चुने जा चुके हैं। कोरोना को लेकर उत्तर प्रदेश से कुछ राहत देने वाली खबर आई है। सूबे में बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस से संक्रमित के नए मरीजों की संख्या में 19% की कमी देखी गई। बीते रविवार की बात करें तो 13,830 रोगी मिले थे और सोमवार को 11,159 नए केस मिले। सबसे ज्यादा 1,818 नए रोगी लखनऊ में मिले हैं। गौतम बुद्ध नगर में 501, गाजियाबाद में 537, मेरठ में 432 और कानपुर में 498 नए मरीज मिले हैं। उत्तर प्रदेश में बीते एक हफ्ते से मरीजों की संख्या में लगातार कमी देखने को मिल रही है। बीते 17 जनवरी को प्रदेश में 1,06,616 सक्रिय केस थे और अब ये घटकर 93,924 रह गए हैं, जिनमें से 91,519 मरीज होम आइसोलेशन में हैं। वहीं बीते एक सप्ताह में संक्रमण दर भी 7.2% से घटकर 5.9% हो गई है, जबकि रिकवरी रेट 94% है। वहीं बीते 24 घंटे में 17 और मरीजों की मौत हुई है। और अब बात करेंगे उत्तराखंड की, जहां कांग्रेस ने सोमवार को 17 में से 11 प्रत्याशियों की दूसरी सूची घोषित कर दी है। पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस चुनाव अभियान समिति अध्यक्ष हरीश रावत का टिकट भी पार्टी ने तय कर दिया है। वो नैनीताल जिले की रामनगर सीट से चुनाव लड़ेंगे। दूसरी सूची में पार्टी ने आश्चर्यजनक तरीके से 6 नए चेहरों पर दांव खेला है। 3 महिलाओं को टिकट दिया गया है। हाल ही में कांग्रेस में शामिल हुए पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत की पुत्रवधू अनुकृति गुसाई रावत को उनकी पसंदीदा लैंसडॉन सीट से टिकट दिया गया है। अब 6 सीटों सल्ट, टिहरी, नरेंद्रनगर, चौबट्टा खाल, हरिद्वार ग्रामीण और रुड़की पर पार्टी प्रत्याशी घोषित होने बाकी हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस ने प्रदेश की 70 में 53 सीटों पर प्रत्याशियों की सूची बीती 23 जनवरी को घोषित की थी। 2 दिन के इंतजार के बाद पार्टी सभी 17 सीटों पर प्रत्याशी घोषित नहीं कर पाई। दिल्ली में सोमवार देर शाम सीसी की वर्चुअल बैठक हुई और इस बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोंदियाल और नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह वर्चुअली शामिल हुए। बैठक में 11 प्रत्याशी तय किए गए। और सीधा रुख करेंगे हमारे सहयोगी देहरादून से अजीत कांबोज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजीत, निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि कांग्रेस में मंथन का दौर लगातार जारी था और अब कुछ प्रत्याशियों का नामों का ऐलान भी हो चुका है। बाकी सीटों पर जो बचे हुए प्रत्याशी हैं, कब तक इनके नामों की घोषणा कांग्रेस औपचारिक रूप से कर सकती है और कौन से बड़े चेहरे इस लिस्ट में सामने आ सकते हैं? बिल्कुल, अगर उत्तराखंड कांग्रेस की बात की जाए तो देर शाम को दूसरी सूची कांग्रेस की तरफ से जारी की गई है, जिसमें 11 प्रत्याशियों के नामों को यहां पर खोला गया है और साफ तौर पर हरीश रावत इसमें सबसे बड़ा नाम है, जो रामनगर सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे। और अब रामनगर को ही लेकर सबसे ज्यादा चिंताएं भी कांग्रेस की बढ़ चुकी है। रामनगर सीट से कांग्रेस के जो कार्यकारी अध्यक्ष है रणजीत सिंह रावत, वो चुनावी तैयारी कर रहे थे और वो लगातार दबाव बना रहे थे कि उनका टिकट यहां से फाइनल किया जाए। अब एकाएक जो देर रात शाम को सूची जारी हुई है, उसमें हरीश रावत का नाम यहां से फाइनल किया गया है। अब जिस तरह से रामनगर सीट को लेकर तमाम दावपेच अपनाए जा रहे थे, रणजीत सिंह रावत एक बड़ा नाम, बड़ा कद है, कार्यकारी अध्यक्ष है उत्तराखंड कांग्रेस है। अब उनका अगला कदम क्या होगा, इसका इंतजार हो रहा है। हालांकि जो जानकारी मिल रही है, सल्ट सीट को अभी होल्ड किया गया है और सल्ट से रणजीत सिंह रावत को प्रत्याशी बनाया जा सकता है,
लेकिन रणजीत सिंह रावत का साफ तौर पर कहना है कि वो रामनगर के अपने जो कार्यकर्ता है उनके साथ आज बैठक करेंगे और उसके बाद ही वो निर्णय लेंगे कि क्या वो सल्ट से चुनाव लड़ेंगे या नहीं। तो साफ है कि अब जो 6 सीटें कांग्रेस की बची है जिन पर प्रत्याशियों की घोषणा होनी है, उनमें से कौन सी सीट पर बड़े नाम आएंगे, कौन सी सीट पीछे जाएगी, तमाम ऐसे पहलू है या समीकरण है जो अब बैठाने होंगे उत्तराखंड कांग्रेस को। और तमाम तरह के आरोप यहाँ पर कांग्रेस पर लग भी रहे हैं कि इन्होंने कई सीटें वॉकओवर में भाजपा को दी है, कई सीटों से कमजोर कैंडिडेट उतारे हैं। तो तमाम तरह के पक्ष विपक्ष के आरोप भी अब यहाँ पर बिल्कुल तमाम आरोप प्रत्यारोपों का दौर भी जारी है। अजीत, आपने सही कहा और निश्चित तौर पर देखना होगा कि जो बाकी बची हुई 6 और सीटें उसमें कब तक प्रत्याशियों की औपचारिक घोषणा हो पाती है। बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। मजहब एक ऐसी गुफ्तगू है जो कभी खत्म नहीं होती। आम आदमी उसे अगर खत्म करना भी चाहे तो सियासत उसे किसी न किसी रूप में जिंदा रखती है। ऐसा ही कुछ आलम है आजमगढ़ जिले के मुबारकपुर विधानसभा क्षेत्र का। इस खास रिपोर्ट में देखिए। आजमगढ़ जिले के मुबारकपुर विधानसभा क्षेत्र के लोग मुद्दों से दूर जाति धर्म के नाम पर उलझे हुए हैं। यहाँ के लोग मजहब के नाम पर बीजेपी को छोड़ सभी दलों को मौका दे रहे हैं, लेकिन यहाँ के विश्व प्रसिद्ध साड़ी उद्योग के लिए अभी तक कोई पहल नहीं की गई। अब हालात ये हैं कि यहाँ का बुनकर अपने ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। खबरों का सफर लगातार जारी है जनता टीवी पर। नमस्कार।